मेरी आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे थोड़ी देर के लिए सोया था, लेकिन वक्त देखा तो रात के 3 बज रहे थे। कमरे में अचानक बिजली की रोशनी हुई तो मैंने आंखों को हाथों से मलते हुए देखा। 2 आदमी गन लिए आतिशदान के पास खड़े हुए थे। दरवाजे पर शिल्पा एक उधेड़ उम्र के शख्स के साथ खड़ी हुई थी। उस शख्स ने कहा, तुम अपनी माँ की जबान से शमशीर सिंह कालिया उर्फ डेंजरस मैन का नाम सुनते रहे थे। आज आंखों से देख लो, मैं वही हूँ और ये मेरी बेटी शिल्पा है और ये मेरा राइट हैंड है। शिल्पा ने कहा, तुमने देखा था कि मैंने डैडी को किस तरह पुलिस की हिरासत से निकाला। मेरी प्लानिंग थी कि मैं तुम्हारी माँ के पास बहू बनकर जाऊं और तुम्हारे मामू गॉडफादर हाशिम की अंडरवर्ल्ड हुकूमत का तख्ता उलट दूं। मगर तुम्हारी माँ बहुत मक्कार है। उसने बड़ी हिकमत अमली से मेरी चाल नाकाम बना दी। आखिर मजबूर होकर डैडी को यहाँ बुलाना ही पड़ा। बाप बेटी की तमाम चालबाजियां साफ तौर से मेरी समझ में आ गई थी। वो नाकामी के बाद मुझे यरगमाल बनाकर ले जाने आए थे। मेरी अम्मी मुराद चंगेजी और अमीर हमजा के लिए चैलेंज बन रहे थे। कालिया ने मुझसे कहा, रिसीवर उठाओ, मुराद चंगेजी और अमीर हमजा को फोन करो। उनसे कहो कल सुबह की फ्लाइट से नेक बख्त साहब पाकिस्तान जाएंगे। अगर उन्हें रोका गया तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी और अगर वो तुम्हें जिंदा और सलामत वापस चाहते हैं तो अनीला को हमारे हवाले करें और तुम्हें ले जाएं। इस हाथ दें और उस हाथ लें। मैंने दिल ही दिल में तस्लीम किया कि मेरी अम्मी कितने गहरे मुशाहिदे और कितने जहरीले तजुर्बात रखती हैं। उन्होंने समझ लिया था कि मैं दुश्मन की बेटी की मोहब्बत के जाल में फंस गया हूँ। चंद घंटों में ही उस औरत ने कितनी शिद्दत से अपनी मोहब्बत और वफादारियों का यकीन दिलाकर मेरा अंधा एतमाद हासिल कर लिया था। शिल्पा ने चंद घंटे पहले खुद को सर से पैर तक मेरे हवाले कर दिया। मुझ जैसा मर्द जिसका किसी औरत से पाला नहीं पड़ा था, बहुत जल्द उसकी बातों में आकर बहक गया और अब मेरी समझ में सब आ रहा था। अमीर हमजा और मुराद चंगेजी चाहते थे कि शिल्पा को यरगमाल बनाकर उसके बाप शमशीर सिंह कालिया को कमजोर बनाया जाए। शिल्पा अपने बाप की तरह चालबाज थी। उसने ये कहकर मेरा दिल जीत लिया कि जिस तरह मैं अपनी अम्मी से दूर रहूं, उसी तरह वो अपने बाप से दूर मेरे साथ कहीं छुपकर बुजुर्गों की दुश्मनी को दोस्ती में बदल देगी। फिर उसने जाहिर किया कि वो किसी भी ऐसे खुफिया अड्डे में मेरे साथ छुपना नहीं चाहती जहां उसका बाप आकर मुझे नुकसान पहुंचाए। यानी वो बाप के मुकाबले में मेरी हिफाजत को अहमियत दे रही थी। थोड़ी देर तक मेरे साथ भटकने के बाद वो अपनी एक सहेली सूजी के अपार्टमेंट में ये कहकर ले गई कि उसका बाप हम तक यहाँ नहीं पहुंच सकेगा, जबकि मुझे बेवकूफ बनाने के आखिरी मरहले में उसका बाप गोया मेरी मौत बनकर पहुंच गया था और शिल्पा उसके साथ बड़े फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा रही थी। अब वो मुस्कुराहट मेरे दिल में उतरने के लिए नहीं, दिल तोड़ने के लिए थी। शायर कहता है, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढहंदा, एक किसे दा दिल ना ढावी, रब दिला विच रहंदा। ये शेर अपनी जगह बहुत सच्चा है, लेकिन पहली बार एक जहरीले तजुर्बे ने मुझे समझाया कि रब को अपने दिल में कायम दायम रखने के लिए सिर्फ दिल ही नहीं, जहानत की भी जरूरत है। जहानत से ये समझना जरूरी है कि शिद्दत शौक में हम किसी फूल को चूम रहे हैं या कांटे को। शमशीर सिंह कालिया ने मुझे हुक्म दिया था, रिसीवर उठाओ, मुराद चंगेजी और अमीर हमजा को फोन करो। उनसे कहो कल सुबह की फ्लाइट से नेक बख्त साहब पाकिस्तान जाएंगे। उन्हें रोका गया तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी और अगर वो तुम्हें जिंदा और सलामत वापस चाहते हैं तो अनीला को हमारे हवाले करें और तुम्हें ले जाएं। इस हाथ दें उस हाथ लें। वो अपनी बेटी के जरिए मुझे फांस कर बड़ी जबरदस्त सौदेबाजी कर रहा था। मुझे जिंदा रखने के लिए नेक बख्त को पाकिस्तान जाकर अपनी सियासत चमकाने का मौका मिलता और अमीर हमजा के वतन अजीज के लिए जो नेक मकासिद थे वो धरे के धरे रह जाते। फिर मेरी सलामती और वापसी के लिए अनीला को तलब किया जा रहा था। मेरी जन मुरीदी के बायस सिर्फ अमीर हमजा को ही ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला था। मैं बड़ी नदामत महसूस कर रहा था और सोच रहा था ऐसा क्या कर गुजरूं कि मैं भी जिंदा रहूं, अम्मी को जवान बेटे से महरूम न करूं और अमीर हमजा की होने वाली शिकस्त को फतह में बदल दूं। शमशीर सिंह कालिया ने मुझे गहरी सोच में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, एक जहां दीदा माँ ने अपने बच्चे को तजुर्बात की आग में कुंदन बनने के लिए जराइम की दुनिया में भेजा है। बेचारा बच्चा अपनी माँ को मदद के लिए पुकारेगा, तब भी वो हजारों मील दूर से यहाँ फौरन पहुँच नहीं पाएगा। मुझे ताने देकर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा, फिर उसी तरह कान से रिसीवर लगाए इंतजार करने लगा। उसके बाद बोला, मैं शमशीर सिंह कालिया उर्फ डेंजरस मैन बोल रहा हूँ। ये तो मुराद चंगेजी का मोबाइल होना चाहिए, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से जवाब सुनने लगा, फिर नागवारी से बोला, तुम घनश्याम बोल रहे हो। मैंने तुम्हें अमीर हमजा पर नजर रखने के लिए कहा था और तुमने मुराद चंगेजी को अपने साथियों के साथ घेर कर गोली मार दी। मैंने चौंक कर कालिया को देखा। वो पूछ रहा था, क्या मुराद चंगेजी मर चुका है? यू नॉनसेंस। तुम समझते हो ये सुनकर मुझे खुशी होगी और मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तुम इतने
बरसों से मेरे साथ हो और मेरे लाइन ऑफ एक्शन को नहीं समझते। गधे के बच्चे, दुश्मन को जिंदा रखकर उसे कमजोर, मजबूर और बेबस बनाकर उससे कई तरह के फायदे हासिल किए जाते हैं और तुमने मेरी इजाजत के बगैर उसे गोली मार दी। मुराद चंगेजी की मौत की खबर सुनकर मैं गम और गुस्से से कांपने लगा, लेकिन जब कालिया ने अपने मातहत को गधे का बच्चा कहकर अपने लाइन ऑफ एक्शन की बात की तो मेरी जहानत ने मुझे समझाया कि कालिया खुद गधे का बच्चा है। उसने गुस्से में मेरी मौजूदगी को नजरअंदाज करके मुझे समझा दिया कि वो अपने तरीकाकार के मुताबिक मुझे हलाक नहीं करेगा, मुझे मेरी अम्मी की कमजोरी बनाकर मुझे मजबूर और बेबस बनाकर जिंदा रखेगा। शिल्पा ने कहा, डैडी गुस्सा थूक दें, घनश्याम से गलती हो गई। आप फरमान को अपने खुफिया टॉर्चर सेल में रखकर इसकी अम्मी की ममता को भड़काते रहें और इसकी माँ से अपनी शराइत मनवाते रहें। वो बोला, बेटी मैं गुस्से में नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ। घनश्याम कह रहा था कि वो मजबूर हो गया था, चंगेजी उन पर भारी पड़ रहा था, उसने काउंटर फायरिंग में हमारे 6 आदमी हलाक कर दिए, लिहाजा जवाबी फायरिंग में उस दुश्मन मुराद को भी मरना पड़ा। उसने फिर नंबर डायल किया, राब्ता होने पर कहा, मैं शमशीर सिंह कालिया उर्फ डेंजरस मैन बोल रहा हूँ, तुम शायद अनिला हो, फोन अमीर हमजा को दो। थोड़ी देर के बाद अमीर हमजा की आवाज सुनाई दी, बोल कालिए, तेरी बेटी मिल गई? वो बोला, मेरी बेटी कहीं गुम नहीं हुई थी, ये तो दूर रहकर भी मेरे पास रहती है और मेरे दुश्मनों को तिगनी का नाच नचाती है। इसने आलमी शोहरत याफ्ता लेडी सर्जन आमना के बेटे फरमान को नचाते हुए मेरे कदमों में ला गिराया है। शायद तुम्हें मेरी बातों का यकीन न हो, इसलिए ये लो, खुद ही उससे बात करो। उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ाया, मैंने रिसीवर को कान से लगाकर कहा, हेलो हमजा साहब, आपसे कहीं सामना नहीं हुआ, लेकिन हाइड पार्क में आपने पुलिस फोन के लाउड स्पीकर पर मेरी आवाज सुनी थी। मैं गहरे सदमे के साथ ये बुरी खबर सुना रहा हूँ कि कालिया के गुंडों ने काउंटर फायरिंग के दौरान में मेरे उस्ताद मोहतरम चंगेजी को कत्ल कर दिया है। अमीर हमजा ने बड़े दुख से कहा, खुदा मगफिरत करे, उस मर्द मुजाहिद ने हाइड पार्क में मेरी जान बचाई थी। मैं फायरिंग करने वालों के दरमियान घिरा हुआ था, वो अपना रिवॉल्वर मेरी तरफ उछाल कर खुद निहत्ता रह गया था। मैं कालिया और उसके गुंडों की जिंदगी हराम कर दूंगा। क्या बता सकते हो कि उसने तुम्हें कहाँ कैदी बना कर रखा है? मैंने कहा, मैं इस शहर में पहली बार आया हूँ, यहाँ के इलाकों से वाकिफ नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि ये अपार्टमेंट किस इलाके में है। शमशीर सिंह कालिया ने मुझसे रिसीवर छीन कर अपने कान से लगाकर कहा, हमजा, तुम यहाँ का पता मालूम करना चाहते हो? तुमने सुन लिया कि ये अनाड़ी इस जगह से वाकिफ नहीं है। अगर तुम लेडी सर्जन आमना के अकीदतमंद हो तो 2 शराइत पर फरमान को हासिल कर सकते हो। एक शर्त यह है कि नेक बख्त को सुबह की फ्लाइट से पाकिस्तान जाने से न रोको और अनिला को हमारे हवाले करके फरमान को ले जाओ। अमीर हमजा ने कहा, छोटी सी कामयाबी पर बड़ी बड़ी शराइत पेश कर रहे हो और इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे हो जैसे दुनिया फतह कर ली हो। तुम यही चाहते हो ना कि मैं नेक बख्त को पाकिस्तान जाने से न रोकूं? कोई बात नहीं, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन मौत उसे रोक दे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। वैसे तुम फरमान को हलाक नहीं कर सकोगे। कालिया ने कहा, क्यों नहीं कर सकूंगा? अमीर हमजा ने कहा, तुम्हें कल सुबह 10 बजे तक इस बात का इंतजार करना होगा, क्योंकि नेक बख्त सही सलामत यहाँ से जा रहा है या नहीं। वो नहीं जा सकेगा तब तुम फरमान को हलाक करोगे। मैं तुम्हारी पहली शर्त पर अमल करता हूँ या नहीं, ये देखने के लिए तुम्हें कल सुबह 10 बजे तक फरमान को जिंदा रखना होगा। एयरपोर्ट पर जब नेक बख्त बोर्डिंग कार्ड लेने जाएगा तो मैं फोन के जरिए फरमान की आवाज सुनूंगा। अगर मुझे उसकी आवाज सुनाई न दी तो नेक बख्त की आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। कालिया सोच में पड़ गया। अमीर हमजा की बातें सुनकर ये ख्याल आ रहा था कि कल सुबह 10 बजने में बहुत देर है, इतनी देर में वो मुझे उसकी कैद से निकाल ले जाने के लिए कोई चाल चल सकता है। उसने कहा, पहले मेरी दूसरी शर्त पूरी करो, अनिला को हमारे हवाले करो। हम नहीं चाहते वो पाकिस्तानी अवाम के सामने दोबारा जिंदा नजर आए, उसे मुर्दा समझा जा रहा है। वो मुर्दा रहेगी और नेक बख्त साहब को सियासी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अमीर हमजा ने कहा, तुम्हारी दूसरी शर्त ये है कि अनिला को तुम्हारे हवाले करूं और फरमान को ले जाऊं। क्या तुम अपनी शर्त पर कायम रहोगे? मैं अभी अनिला को तुम्हारे हवाले करने आऊंगा तो फरमान को मेरे हवाले करोगे? कालिया बोला, ये कैसे हो सकता है? फरमान को उसी वक्त वापस किया जाएगा जब तक नेक बख्त साहब यहाँ से बखैरियत रवाना हो जाएंगे। अमीर हमजा ने कहा, तो फिर एयरपोर्ट पर बदबख्त के सामने अनिला से फरमान का तबादला होगा। कालिया बोला, तुम बड़ी हेरा फेरी वाली बातें कर रहे हो, ये भूल रहे हो कि लेडी सर्जन आमना का बेटा हमारे रहमो करम पर है। अमीर हमजा ने कहा, और तुम ये भूल रहे हो बदबख्त कभी फरमान की हलाकत नहीं चाहेगा। अगर ये हलाक हो गया तो मैं अनिला को पाकिस्तान ले जाकर तुम्हारे बदबख्त का पूरा सियासी कैरियर तबाह कर दूंगा। क्या वो एक फरमान को हलाक करके सारी जिंदगी सियासत का पिटा हुआ मोहरा बनकर रहेगा? कालिया ने कहा, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि उन्हें पाकिस्तान न जाने दिया जाएगा तो फरमान को जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। वैसे तुम जैसी चालें चलने वाले हो, मैं उनके मुतालिक नेक बख्त साहब से अभी उनकी राय मालूम करूंगा, फिर तुमसे राब्ता करूंगा। मेरे अंदर ये बात लावे की तरह पक
पक रही थी कि मेरी एक गलती से और मेरी मौजूदा बेबसी से मुराद चंगेजी की जान गई। अमीर हमजा अगर अपनी चाल में कामयाब न हुआ तो उसे अनीला से महरूम होना पड़ेगा। वो मेरी हलाकत नहीं चाहेगा और मेरी अम्मी खा कितनी ही संगदिल और सख्त मिजाज की हामिल हो, उनकी ममता मेरे लिए अंदर ही अंदर तड़प रही होगी। वो मुझे तजुर्बात की जलती हुई भट्टी में झोंक कर न जाने कितने कर्ब में मुब्तला हो गई होंगी। मैं जवां मर्द हूँ, बच्चा तो नहीं हूँ कि कोई मारने आए तो चुपचाप मार खा लूं। मुझे अम्मी के सामने ये साबित करना होगा कि मैं बदतरीन जानलेवा हालात से गुजर कर किसी की मदद के बगैर अपनी माँ का सर ऊंचा कर सकता हूँ। उस वक्त शमशीर सिंह कालिया के मोबाइल फोन का बजर सुनाई दिया। उसने फोन ऑन करके कान से लगाया। शमशीर सिंह कालिया उर्फ डेंजरस मैन, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं बर्मा अंडरग्राउंड माफिया का गॉडफादर नामची बोल रहा हूँ। इंडोनेशिया, बैंकॉक और मनीला के तमाम अंडरग्राउंड माफियाज के गॉडफादर तुमसे ये कहना चाहते हैं कि गॉडफादर हाशिम जान के बेटे फरमान को कोई नुकसान न पहुंचाओ, उसे फौरन रिहा करो। तुम्हारी हमसे दोस्ती न सही, दुश्मनी भी न करो। लेडी सर्जन आमना की हिमायत में आलमी सतह के बेशुमार खतरनाक मुजरिम तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। हमारा नेक मशवरा है कि फरमान के जिस्म पर हल्की सी खराश डालने से पहले आइंदा पेश आने वाले खतरात का अंदाजा कर लो। कालिया ने कहा, तुम सब गॉडफादर हाशिम की जबान बोल रहे हो और ये भूल रहे हो कि कई ममालिक के अंडरग्राउंड माफिया के गॉडफादर्स मेरे भी दोस्त और हिमायती हैं और आलमी सतह के बदतरीन और बेरहम कातिल मेरे एक इशारे पर किसी को भी सफाई हस्ती से मिटा सकते हैं। तुम सबको मेरा मशवरा है कि अपने नेक मशवरे की आड़ में मुत्तहिद होकर मुझे धमकियां न दो। एक तवील अरसे के बाद आमना और गॉडफादर हाशिम की एक बहुत बड़ी कमजोरी मेरे हाथ आई है और ये कमजोरी मेरे आहनी हाथों के शिकंजे में रहेगी। कालिया ने अगरचे मुझे बेबस कैदी बना रखा था, लेकिन मुझे उस अपार्टमेंट से कैदी बनाकर ले जाने में देर हो रही थी। दरअसल वो बार बार फोन के जरिए अपने दुश्मनों को यानी मेरे हिमायतियों को ये तासुर दे रहा था कि उसके हाथ में इतना बड़ा मोहरा आ गया है कि उसे यहाँ से ले जाते वक्त कोई रास्ते में रुकावट पैदा करे तो वो इस अहम मोहरे को यानी मुझको गोलियों से छलनी कर देगा। इन लम्हात में वो नफसियाती तौर पर जहनी दबाव का शिकार था। एक तरफ अमीर हमजा ने उसे ये तासुर दिया कि वो नेक बख्त के काम नहीं आ सकेगा, दूसरी तरफ ये अंदेशा था कि जितने मुखालिफ गॉडफादर्स हैं वो मेरी रिहाई के लिए न जाने क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि मुझे अपनी माँ की दुआओं और उनकी तवक्कुआत के मुताबिक किसी मदद का मोहताज नहीं रहना चाहिए। वो रिसीवर उठाकर जरा झुककर नेक बख्त से बात करने के लिए नंबर डायल कर रहा था। ऐसे ही वक्त मैंने यकबारगी गर्दन पर एक हाथ डालकर उसके हलक को इस तरह दबोच लिया कि उसकी सांस रुकने लगी। उसके रिवॉल्वर वाले हाथ को अपने दूसरे हाथ से जकड़ा। ट्रिगर पर उसकी उंगली थी, मैंने उसकी उंगली पर उंगली रख दी। आतिशदान के पास खड़े हुए दोनों गनमैनों ने मुझे ललकारा, बॉस को छोड़ दो वरना। मैंने कालिया को उसी तरह गिरफ्त में लिए हुए उसका रुख दोनों गनमैनों की तरफ किया, अपनी उंगली का दबाव डाला। ठा की आवाज से गोली चली। एक गनमैन उछलकर गिरते हुए आतिशदान की आग में गया, वहां से चीखता हुआ बाहर आया, लेकिन कपड़ों में लगी हुई आग को बुझाने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। दूसरा गनमैन मुझ पर गोली नहीं चला सकता था। मैंने कालिया को अपने सामने ढाल बना रखा था। पीछे खड़ी हुई शिल्पा अपने बाप को मेरी गिरफ्त से छुड़ाने के लिए अपने दोनों हाथों से मुझे मार रही थी और लंबे नाखूनों से नोच खसूट रही थी। मैंने कहा, तुमने बंद कार में मेरे फौलादी जिस्म को आजमाया, अब तुम्हारा पहलवान बाप समझ रहा है कि इस आहनी शिकंजे से मरने के बाद ही निकल पाएगा। कालिया की गिरफ्त रिवॉल्वर पर ढीली पड़ गई थी। मैंने उस रिवॉल्वर से फायर किया। दूसरा गनमैन चीख मार कर गिर पड़ा। कालिया के हाथ से रिवॉल्वर गिरता हुआ फर्श पर आया। मैंने उसे उठाकर बेटी के ऊपर फेंका। बेटी के हलक से चीख निकल गई। वो बाप के बोझ तले दब गई थी। जब वो दोनों अलग हुए तो मेरे हाथ में रिवॉल्वर देखकर वहीं फर्श पर पड़े रहे। खौफ के बायस उनके चेहरे जर्द पड़ गए थे। मैंने कहा, तुम्हारे जैसे कातिलों को सजाए मौत से डर लगता है। दूसरों को कत्ल करते वक्त बड़ा ही अजीब तरह का मजा आता है। मुझे भी मजा आएगा। क्यों शिल्पा, पहले बाप को मरना चाहिए या बेटी को? कालिया ने कहा, तुम हमें मार कर जिंदा नहीं रह सकोगे। इस अपार्टमेंट के बाहर मेरे गनमैन छुपे हुए हैं, वो तुम्हें देखते ही गोलियों से छलनी कर देंगे। मैंने कहा, तुम्हारी इत्तला का शुक्रिया। मैं तुम्हें गन पॉइंट पर यहाँ से ले जाऊंगा तो वो मुझ पर हमला करने की हिमाकत नहीं करेंगे। मैं यहाँ से दूर किसी महफूज जगह ले जाकर तुम बाप बेटी का राम नाम सत्य कर दूंगा। वो दोनों बेबसी से मुझे देखने लगे। मुझे यही करना था जो मैं कर रहा था, लेकिन मुराद की मौत के बाद मैं जैसे बेयारो मददगार हो गया था। मेरी अपनी रिहाइश की जगह महफूज नहीं थी। मैं उस अजनबी शहर में कोई दूसरी महफूज जगह तलाश न कर सकता था। इन बाप बेटी को भला कहाँ ले जाता? मैंने कालिया से कहा, रिसीवर उठाओ और हमजा साहब से राब्ता करो, मैं बात करूंगा। शिल्पा ने कहा, डैडी ये अमीर हमजा का फोन नंबर नहीं जानता, आप नंबर डायल न करें, ये उसे मदद के लिए बुलाएगा। मैंने रिवॉल्वर से शिल्पा का निशाना लेकर पूछा, मेरे हुक्म की तामील करोगे या बेटी की बात मानोगे? वो बोली, धमकी न दो, हमारी मौत के बाद तुम भी बाहर निकलते ही कुत्ते की मौत मारे जाओगे।
जाओगे। मैंने कहा मैं तुम्हारे बाप को यरगमाल बना कर ले जाऊंगा तो कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुम्हें कत्ल कर दूं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे दुश्मन तो सिर्फ ये देखेंगे कि उनका गॉड फादर कालिया जिंदा है और मेरे जिंदा रहने ही से ये जिंदा रहेगा। कमॉन हमजा साहब से मेरी बात करवाओ। बाप ने बेटी की तरफ देखा, मैंने ट्रिगर दबाया। शिल्पा के हलक से एक चीख निकली। वो अपनी एक टांग पकड़कर तकलीफ के बायस तड़पने लगी। मैंने कालिया से कहा, पहले एक टांग, फिर दूसरी टांग, फिर एक बाजू, फिर दूसरा बाजू, फिर आखिर में सीने पर गोली मारूंगा। तुम्हारी बेटी को किस्तों में मौत आएगी। वो फर्श पर खिसकता हुआ फोन के पास आया, फिर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। मैंने कहा, शिल्पा तुम बड़े नाजो अंदाज से चलती थी, देखने वाले तुम्हारी चाल पर कुर्बान होते थे। अब जिंदा रहोगी तो उम्र भर लंगड़ा कर चलती रहोगी। कालिया ने मुझे रिसीवर दिया। मैंने उसे कान से लगाकर कहा, हेलो मैं फरमान बोल रहा हूँ। हमजा साहब आप अपनी आवाज सुनाएं। हमजा साहब की आवाज आई, शाबाश, इसी तरह मोहतात रहना चाहिए, मैं अमीर हमजा बोल रहा हूँ। मैंने कहा, हमजा साहब मैंने बाजी पलट दी है, कालिया और उसकी बेटी मेरे गन पॉइंट पर हैं, मैंने उसके 2 हवारियों को मार डाला है। हमजा ने कहा, तुमने तो कमाल कर दिया फरमान, तुमने साबित कर दिया है कि लेडी सर्जन आमना खातून के बेटे हो। मैंने कहा, हमजा साहब मैं आपकी रहनुमाई चाहता हूँ। इस कुत्ते कालिया के कई पिल्ले बाहर मौजूद हैं और मैं इन बाप बेटी को यरगमाल बना कर ले जाना चाहता हूँ। मैंने हमजा साहब को यहाँ का एड्रेस बता दिया। वो बोले, मेरा इंतजार करो और मेरे आने तक मोहतात रहो। फोन बंद हो गया। मैंने रिसीवर रख कर कालिया से कहा, तुम दोनों इसी तरह जमीन पर पड़े रहो, तुम्हारा बाप आ रहा है। बाप बेटी परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। मैंने अमीर हमजा का मोबाइल फोन नंबर नोट किया। हर शख्स अपनी जहानत और जराए के मुताबिक एहतियाती तदाबीर करता है, जैसा कि मैं कर रहा था, और आइंदा क्या करना चाहिए इसके लिए अमीर हमजा से रहनुमाई हासिल कर रहा था। इस वक्त ये बात याद रखना चाहिए कि हमारे मुखालिफिन भी जहानत, जराए और बड़े इख्तियारात के मालिक होते हैं। शमशीर सिंह कालिया भी वसी जराए रखता था। वो नेक बख्त के काम आ रहा था और नेक बख्त को खुफिया हाथ की आशीर्वाद हासिल थी, और खुफिया हाथ ये मुकम्मल प्लान बना चुका था कि पाकिस्तान में आइंदा नेक बख्त इक़्तिदार हासिल करेगा। उस प्लान में कामयाब होने के लिए मुखालिफिन को कुचलने और कमजोर बनाने की भी प्लानिंग हो चुकी थी। लंदन और स्कॉटलैंड यार्ड के जासूस अमीर हमजा से ताउन हासिल करके शमशीर सिंह कालिया को गिरफ्तार करने वाले थे, लेकिन वो फरार हो गया। अनीला को कत्ल करने की साजिश करने वाले नेक बख्त को भी गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन वारदात के वक्त वो अमेरिका चला गया, इसलिए वो मुजरिम साबित न हो सका। मगर ये हकीकत अपनी जगह थी कि अमीर हमजा लंदन और स्कॉटलैंड यार्ड के सुराग रसानों के काम आता था, और वो भी जरूरत के वक्त अमीर हमजा के काम आते थे। उसके बावजूद कई सुराग रसां खुफिया हाथ के ज़ेरे असर थे, और अमीर हमजा के काम आने के बावजूद लंदन में उसके खुफिया मामलात से बड़ी हद तक बाखबर रहते थे। जनूबी एशिया में जुग्राफियाई हवाले से पाकिस्तान की बड़ी सियासी अहमियत है, इसलिए खुफिया हाथ यहाँ अपनी कठपुतली हुकूमत बनाने के लिए दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियों और आलमी शोहरत याफ्ता सुराग रसानों से काम लेता है। वो नहीं चाहता कि नेक बख्त के पाकिस्तान जाने की राह में कोई रुकावट बने, और पाकिस्तान में अनीला को उसके खिलाफ इस्तेमाल करके उसे इख्तिदार हासिल न करने दे। खुफिया हाथ ने पिछली बार खुफिया तौर पर लंदन और स्कॉटलैंड यार्ड के सुराग रसानों के जरिए अनीला की पनाहगाह तक रसाई हासिल की थी, और एक खुफिया एजेंसी के जरिए नेक बख्त से किए हुए खुफिया मुआहदे के कागजात हासिल कर लिए थे, ताकि इस मुआहदे को नेक बख्त की सियासी कमजोरी न बनाया जाए। नेक बख्त की दूसरी सियासी कमजोरी अनीला थी। खुफिया हाथ उसकी कोई कमजोरी अमीर हमजा के हाथ नहीं रहने देना चाहता था, लिहाजा उसने लंदन और स्कॉटलैंड यार्ड के सुराग रसानों के जरिए ये मालूम कर लिया कि अमीर हमजा ने अनीला को कहाँ छुपा कर रखा है। जब अमीर हमजा मेरी मदद के लिए अपने जांबाजों के साथ उस अपार्टमेंट में आया तो ये नहीं जानता था कि उसके खिलाफ दरपर्दा कैसी साजिशें की जा रही हैं। उसने अपार्टमेंट में आकर मुझसे मुसाफा किया, मेरी अम्मी से अकीदत जाहिर की, फिर शमशीर सिंह कालिया से कहा, मेरे साथ यहाँ ये 4 जांबाज आए हैं, बाकी 6 जांबाज इसी अपार्टमेंट के बाहर मुख्तलिफ मकामात पर मोर्चा बनाए हुए हैं। अगर तुम अपनी बेटी के साथ जिंदा रहना चाहते हो तो अपने चमचों से फोन पर कहो कि तुम हमारे साथ जाओगे तो कोई छुप कर फायर नहीं करेगा और न ही हमारा ताक़ुब करेगा। शमशीर सिंह कालिया ने कहा, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन पहले मेरी जख्मी बेटी की मरहम पट्टी करवा दो। वो शिल्पा की सहेली का अपार्टमेंट था। उसकी सहेली ने फर्स्ट एड का सामान ला कर दिया। अमीर हमजा का एक जांबाज शिल्पा की मरहम पट्टी करने लगा। कालिया ने फोन पर कहा, घनश्याम अपने आदमियों को यहाँ से हटा लो, मैं और शिल्पा अभी अमीर हमजा और फरमान अली के साथ जा रहे हैं, मेरा हुक्म है कि कोई गोली न चलाए। उसने हुक्म देकर फोन बंद कर दिया। अमीर हमजा ने उसे हुक्म दिया, अपनी बेटी को सहारा देकर चलो, कमॉन। वो रोने के अंदाज में बोली, मैं नहीं चल सकूंगी, बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने कहा, एक टांग से उछल उछल कर चलो, तमाशा बनोगी, हम में से कोई तुम्हें उठा कर नहीं ले जाएगा, क्योंकि तुम बाजारी औरत से बदतर हो, बाप के फायदे की खातिर किसी के साथ भी हो सकती हो। वो मजबूरन बाप का सहारा लेकर लंगड़ाते हुए अपार्टमेंट के बाहर आई।
दरवाजे के करीब ही अमीर हमजा की बड़ी सी वैगन खड़ी थी। उसमें बाप बेटी के साथ हम सब बैठ गए। अमीर हमजा ने मोबाइल फोन के जरिए किसी से कहा, हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं, दूर तक नजर रखो, कोई हमारे ताकुब में ना आए। हम उन बाप बेटी को यरगमाल बनाकर वहाँ से जाने लगे। हमारे आगे पीछे अमीर हमजा के जांबाज अपनी गाड़ियों में इस तरह चल रहे थे कि वो दुश्मनों की नजरों में न आए और ताकुब करने वाले दुश्मन हमारी नजरों में आ जाएं। लेकिन कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद भी किसी गाड़ी पर शुबा नहीं हुआ कि कोई हमारे ताकुब में है। अमीर हमजा ने मुझसे कहा, अब तक कोई ताकुब करने वाला हमारी नजरों में नहीं आया, तुम्हारा क्या ख्याल है, हमारा ताकुब नहीं हो रहा? मैंने कहा, समझना तो यही चाहिए कि ताकुब नहीं किया जा रहा, लेकिन ये कालिया कोई मामूली मुजरिम नहीं है, एक तंजीम का गॉडफादर है। इसके वफादारों ने इसे हमारे रहमो करम पर नहीं छोड़ा होगा। वो कोई ऐसी चाल चल रहे हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रही। हमजा ने कहा, तुम मैदान अमल में नए हो, मैंने घाट घाट का पानी पिया है, दुश्मन की दुखती रगों को पकड़ना जानता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे तजुर्बात और मेरी जहानत भी काम नहीं कर रही है। मेरा जहन ये तस्लीम नहीं कर रहा है कि उन्होंने अपने गॉडफादर को हमारे पास मरने के लिए छोड़ दिया है। नेकबख्त और खुफिया हाथ यकीनन कुछ कर रहे होंगे, और वाकई वो कुछ नहीं बहुत कुछ कर रहे थे। अमीर हमजा ने अनीला को जिस खुफिया रिहाइश गाह में छुपा कर रखा था, वहाँ खुफिया हाथ के एजेंट पहुंच गए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।